इस वीडियो के अंदर हम जनरल क्लॉज एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जनरल क्लॉज एक्ट के ऊपर मैंने अलग से वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि ऑब्वियसली जनरल क्लॉज एक्ट के ऊपर बहुत से टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि सेक्शन 24A, ये बहुत ही कॉमनली आया था पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में। उसके साथ साथ जनरल क्लॉज एक्ट से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेट्यूट्स वगैरह। ठीक है, तो कहना है यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि जितने भी टॉपिक्स आते हैं ना, जैसे कि सेक्शन 2A या इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट हो गया या गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन हो गया, तो इन सब टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले आप अगर जनरल क्लॉज एक्ट को मेंशन करके स्टार्ट करेंगे ना, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल पासिंग मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। और अगर आप टॉपर हैं तो टॉपर्स भी ऑब्वियसली यही रेमेडी यूज़ करते हैं, यानी कि टॉपर्स क्या करते हैं कि अगर कोई एक्ट है ना, उस एक्ट के बारे में लाजमी बताते हैं कि वो एक्ट किस लिए बनाया गया, उसका क्या इंट्रोडक्शन है, उसका क्या पर्पज़ है। एक्ट लिखने के बाद वो फिर उस टॉपिक को उसके अंदर इंक्लूड करते हैं जो उस एक्ट के बारे में आया होता है पेपर के अंदर। जैसे कि अगर आप पार्ट 3 अटैम्प्ट करें जनरल क्लॉज एक्ट का, उसमें मिसाल के तौर पर क्वेश्चन आपको आ गया है सेक्शन 24A, या एक क्वेश्चन आ गया आपको डिफाइन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट। ठीक है, मिसाल के तौर पे इन दोनों में से कोई एक आ गया। ठीक है, अब टॉपर क्या करेंगे, ये जनरल क्लॉज एक्ट को पहले लिख लेंगे अपने आंसर में, फिर उसके बाद जो इंटरप्रिटेशन का टॉपिक वो पूछा गया एग्जाम में, उसको फिर उसके बाद डाल देंगे। यानी कि पहले जनरल क्लॉज एक्ट डाल दिया, फिर उसके बाद वो उस टॉपिक को डालेंगे जो एग्जाम में पूछा गया। इससे क्या होगा, उनका अच्छा खासा लंबा आंसर तैयार हो जाएगा। और जो स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट नंबर लेते हैं उनका ये फ़ायदा होगा कि अगर वो इस मेथड से लिखेंगे, यानी कि पहले एक्ट लिखेंगे उसके बाद उस टॉपिक को लिखेंगे, उनके अच्छे खासे पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, यानी कि 60 to 70 तक भी वो ले सकते हैं मार्क्स अगर वो इस मेथड से लिखते हैं। अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं, इसको इंट्रोडक्शन देखने लगे हम। The General Clause Act 1897 is a law used in India and Pakistan that helps explain the meaning of commonly used words in the other laws and legal documents. तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो जनरल क्लॉज एक्ट है वो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, और ये जो एक्ट है ये इसलिए बनाया गया ताकि लॉ के मीनिंग्स को हम एक्सप्लेन कर सकें, हम समझ सकें। ठीक है, यानी कि बेसिकली जो जनरल क्लॉज एक्ट है वो बनाया ही इसलिए गया है कि जितने भी लॉज मौजूद हैं या जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी हमें समझ आराम से आ सके, क्योंकि जो एक्ट है ये हेल्प करता है हमें इनको समझने के लिए। ठीक है, इट प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स, डिफिनेशन एंड रूल्स फॉर इंटरप्रेटिंग लीगल लैंग्वेज। अभी बताया जा रहा है कि जो जनरल क्लॉज एक्ट है इसमें कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स मौजूद होते हैं कि ये हमें डेफिनेशंस प्रोवाइड करता है, कुछ रूल्स प्रोवाइड करता है कि हम लॉ को अच्छे से इंटरप्रेट कर सकें। इंटरप्रेट का मतलब है कि लॉ को अच्छे से समझ सकें। इट अप्लाइज टू ऑल सेंट्रल लॉज इन इंडिया एंड पाकिस्तान। मैं एंड पाकिस्तान लिखना भूल जाती हूँ। ठीक है, तो आपने एंड पाकिस्तान भी लिखना है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग इतनी है, पर्पस ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट। यहाँ पे हमने पर्पसेस बता देने हैं। द मेन पर्पस ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट इज़ टू मेक लीगल लैंग्वेज क्लियर एंड मोर कंसिस्टेंट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो जनरल क्लॉज एक्ट है वो इसलिए बनाया गया है ताकि जो लीगल लैंग्वेज है वो क्लियर हो सके हमारे लिए और कंसिस्टेंट हो जाए। ऑब्वियसली हम लॉ को सही से समझ नहीं पाते, हमारे जहन में कन्फ्यूजन रहती है, तो वो कन्फ्यूजन खत्म करने के लिए जनरल क्लॉज एक्ट बनाया गया ताकि जितने भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। इट हेल्प्स एक्सप्लेन हाउ टू अंडरस्टैंड certain words and phrases used in other laws and legal documents। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो जनरल क्लॉज एक्ट है ये इसलिए बनाया गया ताकि हमें समझ आए कि हाउ टू अंडरस्टैंड वर्ड्स ऑफ लॉ। ठीक है, यानी कि जितने भी फ्रेजेस लिखी जाती हैं, जैसे कि कोई सेक्शन लिखा गया है, वो सेक्शन क्यों लिखा गया है, क्या मकसद था उसको लिखने का, तो ये चीज़ें हमें जनरल क्लॉज एक्ट की हेल्प से पता चलती हैं। इट अप्लाइज टू ऑल सेंट्रल एक्ट ऑर्डर पास्ड इन इंडियन पार्लियामेंट एंड पाकिस्तान एज वेल। तो यहाँ पे हमने लिखना है कि जो एक्ट है वो सेंट्रल एक्ट एंड ऑर्डर्स के अंदर भी यूज़ होता है, यानी कि जितने भी पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो बनाए गए हैं ना एक्ट्स, लॉज वगैरह बनाए गए हैं, उन सब में ये जनरल क्लॉज एक्ट यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हमने देनी है हाउ दिस एक्ट हेल्प्स इन इंटरप्रेटिंग द लॉ। यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे हमें शेल एंड मे का यूज़ भी सिखाया जाता है कि भाई शेल एंड मे लॉ में जो वर्ड्स लिखे जाते हैं वो किस तरह से यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द एक्ट एक्सप्लेन दैट शेल मीन्स मैंडेटरी। शेल का मतलब है कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो मैंडेटरी है, ज़रूरत मतलब कि वो क्या उसको कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समथिंग दैट मस्ट बी डन, यानी कि जब किसी डॉक्यूमेंट के साथ शेल लिखा है तो इट मीन्स कि वो लॉ पे हमें लाजमी फॉलो करना है। ठीक है, एंड मे मीन्स ऑप्शन, समथिंग दैट इज़ अलाउड बट नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ अगर लॉ है लिखा गया है उसमें अगर मे लिखा गया है ना, तो इट मीन्स कि उसको अलाउ तो किया गया है लेकिन ज़रूरत नहीं है उस पर अमल करने की। ठीक है, तो इस तरह की भी चीज़ें हमें इस जनरल क्लॉज एक्ट में देखने को मिलती हैं। उसके अलावा इसमें टाइम पीरियड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लिखा है द एक्ट डिफाइंस हाउ टू कैलकुलेट टाइम पीरियड। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, उस प्रॉपर्टी का भी ऑब्वियसली कोई टाइम पीरियड होना चाहिए। अगर हमें नहीं पता चला टाइम पीरियड कैसे डिफाइन करें, तो हम जनरल क्लॉज एक्ट से हेल्प लेके हम उस प्रॉपर लॉ पे, जैसे कि प्रॉपर्टी लॉज हैं, उस पर एक टाइम पीरियड बना सकते हैं जनरल क्लॉज हेल्प की हेल्प लेके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फॉर लॉ सेज विद इन दी 30 days
द एक्ट एक्सप्लेन्स हाउ टू काउंट दोज 30 days इंक्लूडिंग हॉलीडेज एंड स्पेसिफिक डेज। अब जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर एक्ट ने कहा गया है कि 30 डेज़ के अंदर आपको कोई डॉक्यूमेंट जमा कराना है, तो जनरल क्लॉज एक्ट हमें ये सिखाएगा कि वो 30 डेज़ किस तरह से काउंट किए जाएंगे, क्या उसमें हॉलीडेज़ भी इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे, या सिर्फ स्पेसिफिक डेज ही ऐड होंगे। ठीक है, ये बात है यहाँ पे हमें जनरल क्लॉज एक्ट में समझने को मिलती है। अगली हेडिंग है रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, यानी कि किस तरह से इंटरप्रिटेशन की जाती है जनरल क्लॉज एक्ट में। द एक्ट सेट्स रूल फॉर इंटरप्रिटेटिंग द लॉ सच एज ही एंड शी, वर्ड्स लाइक ही एंड शी आर मेंट टू इंक्लूड बोथ जेंडर्स अनलेस लॉ सेज अदरवाइज। यहाँ पे कहते हैं कि ही एंड शी आपको लॉ बनाने वक्त हर जगह मेंशन करना है ताकि लोगों को जेंडर का फ़र्क देखने को मिल सके लॉ में। दूसरी हेडिंग है सिंगुलर एंड प्लूरल, वर्ड्स इन द सिंगुलर फॉर्म आल्सो इंक्लूड्स द प्लूरल मीनिंग। यहाँ पे ये कहते हैं कि जो भी वर्ड सिंगुलर में लिखा जाएगा उसका एक प्लूरल मीनिंग लाजमी होता है। प्लूरल मीनिंग्स मिसाल के तौर पर जब आप इंटरप्रिटेशन का टॉपिक अगर आपने पढ़ा होगा, उसमें ये बताया जाता है, मिसाल के तौर पर कोई लॉ लिखा हो जाता है, उसको एक्सप्लेन करने का काम इंटरप्रिटेशन का होता है, राइट। तो बिल्कुल सेम ही हमें सिखाया गया कि अगर किसी जगह पे सिंगुलर लिखा हुआ ना, तो शायद उसका मीनिंग प्लूरल में भी हो। ठीक है, तो जनरल क्लॉज एक्ट हमें इस चीज़ में भी हेल्प करते हैं, यानी कि एक लॉ है वो क्या वो लॉ सिर्फ एक बंदे के लिए है या दो से ज़्यादा बंदों के लिए या शायद पूरे ग्रुप के लिए है। तो ये चीज़ें भी हमें सिंगुलर और प्लूरल में समझाई जा रही है कि ठीक है, कि अगर कोई लॉ लिखा गया है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक बंदे के लिए कि ज़्यादा बंदे के लिए। तो ये भी हमें जनरल क्लॉज एक्ट ही बताता है। अगली हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। यहाँ पे लिखा है कि द जनरल क्लॉज एक्ट इज यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। यहाँ पे टू क्लियर कन्फ्यूजन, जनरल क्लॉज एक्ट इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि कन्फ्यूजन क्लियर की जाए। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द लीगल टर्म्स एंड रिमूविंग एम्बिग्विटी इन दी लीगल डॉक्यूमेंट। एम्बिग्विटी का मतलब होता है कन्फ्यूजन। ठीक है, तो ये जो एक्ट है इसलिए बनाया गया ताकि हमें लॉ इजीली अंडरस्टैंड हम कर जाएं, और जितनी भी कन्फ्यूजन आती है या एम्बिग्यूटी आती है वो लीगल डॉक्यूमेंट में जो भी कन्फ्यूजन है वो रिमूव हो जाए। टू इंटरप्रेट द अदर लॉज, इफ अ लॉ और डॉक्यूमेंट यूजेस अ वर्ड और फ्रेज दैट इज नॉट क्लियर, द डेफिनेशन फ्रॉम द जनरल क्लॉज एक्ट आर यूज टू अंडरस्टैंड दी इट प्रॉपर्ली। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई लॉ लिखा हुआ है या कोई लॉ का डॉक्यूमेंट ऐसा लिखा गया जो हमें सही से समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो जो लॉ का डॉक्यूमेंट उसकी वर्डिंग बहुत मुश्किल है, उसकी जो फ्रेजेस हैं वो बड़े मुश्किल लिखे हुए हैं, तो जनरल क्लॉज एक्ट क्या करेगा, हमारी हेल्प करेगा कि हम उस लॉ या उस डॉक्यूमेंट को अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, हमारी हेल्प कर देगा जनरल क्लॉज एक्ट कि हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लें। एक्सप्लेन एग्जांपल्स ऑफ हाउ इट वर्क्स, यहाँ पे देखते हैं कि जनरल क्लॉज एक्ट किस तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं इफ़ अ लॉ सेज एनी पर्सन में अप्लाई, इट में एनी इंडिविजुअल और ग्रुप कैन अप्लाई, नॉट जस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर एक लॉ ने लिखी ना एक लाइन कि एनी पर्सन में अप्लाई, ठीक है, तो जनरल क्लॉज एक्ट हमें किस तरह से हेल्प करेगा। जनरल क्लॉज एक्ट किस तरह से करेगा कि अगर लॉ ने लिखा ना कि एनी पर्सन में अप्लाई, इसका मतलब है कि कोई भी इंसान भी इसमें अप्लाई कर सकता है, साथ में कोई ग्रुप, मिसाल के तौर पे अगर कोई जॉब आई हुई है, उस जॉब के साथ लिखा हुआ है कि एनी पर्सन कैन अप्लाई, उसमें कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है और ग्रुप भी। ये हमें कैसे पता चला, जनरल क्लॉज एक्ट ने हमें हेल्प की कि उसने हमें इस चीज़ को क्लियर किया कि एनी पर्सन में इंडिविजुअल भी आ सकता है, ग्रुप भी आ सकता है। तो इस तरह से हमें जनरल क्लॉज एक्ट हेल्प करता है। इफ़ अ लॉ मेंशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इट रेफर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे बताया जाएगा कि अगर एक लॉ कह रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, तो वो ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को रेफ़र करेगा, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट को नहीं रेफ़र करेगा। ठीक है, अगर आपकी सेकंड पॉइंट नहीं समझ आता तो ये ना लिखें, बिल्कुल फर्स्ट वाला पॉइंट लिख के मेंशन कर दें, क्योंकि ऑब्वियसली जो जनरल क्लॉज है कि एक्ट है ये इंडिया के थ्रू पाकिस्तान में आया था, तो इसलिए इसमें बार बार आपको इंडिया का रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आपको ये लाइन नहीं लिखनी तो आप सिर्फ ये वाले पॉइंट लिख के भी मेंशन करके ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्ट। अब इस एक्ट के क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें हमें कंसिस्टेंसी मिलती है। जनरल क्लॉज एक्ट इंश्योर्स दैट द लीगल टर्म्स एंड प्रोविजंस आर अंडरस्टूड इन द सेम वे, रिड्यूसिंग कन्फ्यूजन एंड पोटेंशियल मिसअंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जनरल क्लॉज एक्ट है वो इसलिए बनाया गया ताकि जो लीगल टर्म्स और प्रोविजंस हैं उनमें जितनी भी कन्फ्यूजन होती है वो क्लियर हो सके और हमें अच्छे से समझ आ जाए उनके लीगल टर्म्स एंड प्रोविजंस। ठीक है, क्लैरिटी इन लॉ, यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड क्लैरिटी ऑन हाउ लॉज आर टू बी अप्लाइड स्पेशली इन केसेस वेयर टर्म्स माइट बी नॉट क्लियर। यहाँ पे कहते हैं कि ये जो जनरल क्लॉज एक्ट है इसलिए बनाया गया कि जो लॉ है ताकि हमें क्लियर हो सके, हमें पता चल सके लॉ को कहाँ पे अप्लाई करना है और लॉ को किस तरह से यूज़ करना है, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए लॉ के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग इज हेल्प्स इन कोर्ट, यानी कि जो कोर्ट है उसको भी हेल्प करती है जनरल क्लॉज एक्ट, यानी कि व्हेन द कोर्ट फेस कन्फ्यूजन अबाउट द मीनिंग ऑफ सर्टेन लॉज दे रेफर द जनरल क्लॉज एक्ट फॉर गाइडेंस। यहाँ पे कहते हैं कि अगर किसी कोर्ट को कोई लॉ समझ ना आ रहा हो ना तो वो जनरल क्लॉज एक्ट से हेल्प लेके उस लॉ को समझ सकता है ताकि वो उस लॉ को अप्लाई सही से कर सके। कंक्लूजन देख लेते हैं। तो जनरल क्लॉज एक्ट इज हेल्पफुल टूल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कॉमन वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूजिंग द लॉ एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान। आप साथ में पाकिस्तान भी मेंशन करें। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि जो जनरल क्लॉज एक्ट है ना वो काफ़ी हेल्पफुल टूल है, एक हेल्पफुल डिवाइस है हमारे लिए कि हमें अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है, मीनिंग में हेल्प करता है। किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग और मीनिंग में? लॉ की। यानी कि अगर हमें कोई लॉ समझ नहीं आ रहा तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जनरल क्लॉज एक्ट की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमें
गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि लॉ को कैसे समझना चाहिए। इट मेक श्योर दैट द लैंग्वेज इन द लॉ इज़ क्लियर, कंसिस्टेंट एंड ईजी टू इंटरप्रेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जनरल क्लॉज एक्ट है वो हमें हेल्प करता है कि जो लॉ की जो लैंग्वेज है, जो भी चीज़ें लॉ की लिखी हुई है वो हमें क्लियर हो जाए, कंसिस्टेंट रहे और हम इजीली उसको इंटरप्रिटेट कर सकें, यानी कि इजीली उसको समझ सकें। बस इतना ही था इस जनरल क्लॉज एक्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।